हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पीएसएस विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो ज्योमेट्री में हम लोग ने कल रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था और रेक्टेंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी उससे पहले पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्क्वायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज एक पूरी क्लास हमारी स्क्वायर के ऊपर रहेगी, तो स्क्वायर के पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों के कुछ नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। एसएससी के भी बैच शुरू होने वाले हैं 20 अक्टूबर से, ऑनलाइन बैच। अगर आपको या आपके दोस्तों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो उसमें आप लोग क्लास लेने आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का आज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वायर है। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, स्क्वायर। आज की क्लास स्क्वायर के ऊपर रहेगी और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, ठीक है। अब स्क्वायर क्या होता है या वर्ग क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, स्क्वायर या वर्ग क्या होता है। स्क्वायर या वर्ग का मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों और चारों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। एक ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हों और चारों साइड आपस में क्या हों, बराबर हों, उसी को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, तो इसमें चार साइड हैं, तो इसमें ये वाली साइड भी ए होगी, ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी और ये भी क्या होगी, साइड ए होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और सारी की सारी साइड कितने की होंगी, ए लेंथ की होंगी, ठीक है। सबकी लंबाई सेम होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। उसके अलावा स्क्वायर में चार वर्टेक्स भी पाए जाते हैं। एक वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी है, ठीक है। और चारों वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। स्क्वायर में चारों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं और वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्क्वायर में दो डायगोनल या दो विकर्ण पाए जाते हैं। स्क्वायर में दो डायगोनल या दो विकर्ण पाए जाते हैं। एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है, और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे और साथ ही साथ O पे काटेंगे। O पे काटेंगे क्या, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर होती। मान लीजिए ये D है तो ये भी क्या होगा, D होगा। तो स्क्वायर में ये बात भी आपको ध्यान रखनी कि स्क्वायर के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है, D होती है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा जो विकर्ण होते हैं, मैं इसके विकर्ण के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दे रहा हूँ। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब यह है कि बराबर बराबर काटते हैं। और कैसे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर समद्विभाजित करते हैं। और कितने डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं बेटा, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर बराबर बराबर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब जो OA होगा, जो OA होगा और जो OC होगा और जो OB होगा और जो OD होगा, वो सब आपस में बराबर होगा। वो कितना होगा, D/2 होगा। कितना होगा बेटा, D/2 होगा। मतलब पूरे विकर्ण का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो पहले अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि स्क्वायर में चार साइड पाई जाती हैं और चारों भुजाएं आपस में क्या होती, बराबर होती हैं। स्क्वायर में चार कोण पाए जाते हैं, चारों कोण भी आपस बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में दो विकर्ण पाए जाते हैं, AC और BD, और दोनों विकर्ण भी आपस बराबर होते हैं। उनकी लेंथ क्या होती है, D होती है। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जो OA होगा और जो OC होगा, जो OB होगा, जो OD होगा, वो आपस में बराबर होगा और वो सब D/2 के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए, यहां तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे की बात करें। अब आगे मैं एक बात आपको और बताने जा रहा हूं डायगोनल के रिस्पेक्ट में ही। डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, मतलब जो स्क्वायर में विकर्ण होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बेटा जैसे रेक्टेंगल में बाइसेक्ट नहीं करते, रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये था कि अगर ये अल्फा था तो ये बीटा था और अल्फा बीटा के बराबर नहीं था, बताया था ना। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रख, कहने का मतलब ये कि अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 45 में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर में प्रॉपर्टी फॉलो होती है जो कि रेक्टेंगल में फॉलो नहीं होती थी। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, पहली बात तो जो रेक्टेंगल होता है, जो डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, और जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, काटते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मैं अब अगली बात बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें और भी हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट और भी देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो विकर्ण AC देख रहे हो, ये विकर्ण AC देख रहे हो, विकर्ण AC के रिस्पेक्ट में दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बेटा बन रहा है ABC, है ना, ABC एक बन रहा है बेटा, और एक ट्रायंगल बन रहा है ACD। बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? क्लियर है? आप देखिए विकर्ण AC के रिस्पेक्ट में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है ACD। ठीक है, इसी तरीके से विकर्ण BD के रिस्पेक्ट में देखो, विकर्ण BD के रिस्पेक्ट में भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं बेटा, एक बन रहा है ABD, क्या बन रहा है बेटा, एक बन रहा है ABD और एक बन रहा है BCD। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? BDC कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, BDC। ठीक है, आप देखिए पहले एक विकर्ण AC है, AC के रिस्पेक्ट में दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ACB और एक बन रहा है ACD ना, और विकर्ण BD के रिस्पेक्ट में दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है BDABD और एक बन रहा है BCD। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, अच्छा कहने का मतलब यह है कि विकर्ण के रिस्पेक्ट बेटा आपको दिख रहा है कि जो विकर्ण होता है वो स्क्वायर को दो बराबर भागों में बांटता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो चारों त्रिभुजों के एरिया होंगे, जो इन चारों त्रिभुजों के एरिया होंगे वो पूरे वर्ग के एरिया का क्या होगा, आधा होगा। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर मान लो पूरे वर्ग का एरिया 24 है, पूरे वर्ग का एरिया 24 और AC डायगोनल उसको काट रहा है, तो AC के नीचे वाला भी 12 हो जाएगा और AC के ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगली बात देख लीजिए, अगली बात मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जहां पे भी विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो O के रिस्पेक्ट में भी चार ट्रायंगल बनते हैं। कौन कौन से? एक OAB बन रहा है, एक OCB बन रहा है, OCB बन रहा है, एक OCD बन रहा है, एक OCD बन रहा है ना, और एक OAD बन रहा है। क्या बन रहा है? OAD बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो भाई। ठीक है, एक OAD बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, कौन कौन से? मैंने कहा कि जहां पे विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करे उसके रिस्पेक्ट में एक ट्रायंगल OAB बन रहा है, एक बन रहा है OCB, एक बन रहा है OCD और एक बन रहा है OAD। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, तो इन सारे ट्रायंगल के भी एरिया बराबर होंगे आपस में, और ये पूरे स्क्वायर का क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है भाई कि अगर विकर्ण के रिस्पेक्ट में अगर स्क्वायर को बांटो तो पूरे वर्ग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर डायगोनल जहां पे बाइसेक्ट करे उसके रिस्पेक्ट देखो तो चार ट्रायंगल बनते हैं, और चार ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पूरे वर्ग का क्या होगा, 1/4 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगली बात करते हैं, हटा दो। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर के एरिया की बात कर लेता हूँ कि आखिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है। सुन लो, जो स्क्वायर का एरिया ऑफ ABCD अगर मैं बात करूं, वर्ग के एरिया की बात करूं, तो क्या होगा, साइड स्क्वायर होगा। क्या होगा? साइड स्क्वायर। जैसे इसकी साइड A है तो A को A से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर डायगोनल के रिस्पेक्ट में अगर एरिया की बात करूं स्क्वायर के, मान लो कभी कभी क्वेश्चन में विकर्ण दिया रहता है और विकर्ण के रिस्पेक्ट में स्क्वायर के एरिया की बात करो, तो विकर्ण के रिस्पेक्ट में स्क्वायर का एरिया क्या होगा, हाफ D स्क्वायर होगा। क्या होगा? हाफ D स्क्वायर, या D²/2 भी हम कह सकते हैं ना। अगर स्क्वायर के साइड के रिस्पेक्ट में स्क्वायर के एरिया की बात करो तो साइड स्क्वायर होगा, बोले तो A स्क्वायर होगा। अगर विकर्ण के रिस्पेक्ट में बात करो तो D²/2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बेटा बात करूं किसकी बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4 इंटू साइड होगा। ठीक है, 4 इंटू भुजा होगा, 4a होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, क्योंकि चारों भुजाओं का योगफल ही होता है तो 4a हो जाएगा। उसके अलावा अगर स्क्वायर के डायगोनल मतलब डायगोनल की लंबाई की बात करूं, जो वर्ग का विकर्ण है उसके लंबाई की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये D है, ये A है और ये है। ठीक है, तो क्या होगा, D² बराबर A² + A², पाइथागोरस लगा सकते हो। ठीक है,
तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, और अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, √2a हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो स्क्वायर का जो विकर्ण होगा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर भी ध्यान देंगे कि आखिर इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बल्कि पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लो, एक कॉन्सेप्ट लिख लो फिर मैं क्वेश्चन की बात करूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। किसी वर्ग के सरकम रेडियस मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल आर, ठीक है, परित्रिज्य, किसी वर्ग के सरकम रेडियस व इन रेडियस भी समझ ही रहे होगे, स्मॉल आर अंतः त्रिज्या ना, किसी वर्ग के सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो बोले तो अनुपात वर्ग की भुजा पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं करता है। क्लियर है, ठीक है। क्या मैंने लिखा, मैंने यही आपसे बोला है कि किसी वर्ग के सरकम रेडियस बोले तो कैपिटल आर और इन रेडियस बोले तो स्मॉल आर का रेशियो वर्ग की भुजा पर डिपेंड नहीं करता है। जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको करके भी दिखा दे रहा हूं। आइए, जैसे मान लीजिए हमारा स्क्वायर है बेटा, ठीक है, इसकी हर एक साइड 2a की है। इस बार मैंने a की जगह क्या मान लिया, 2a मान लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक इन सर्कल बेटा बना दिया। क्या बना दिया, इन सर्कल बना दिया। और इसके अंदर मैंने इसके बाहर एक सरकम सर्कल बना दिया। ठीक है, तो जो सरकम सर्कल से आएगा आपको पता, और मान लो ये सेंटर है। ठीक है, तो जो सरकम सर्कल से आएगा आपको पता है कि वो सरकम रेडियस होगी ना, और जो इन सर्कल से आएगा वो इन रेडियस होगी, बोले तो स्मॉल आर होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमसे कह रहा है कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल और स्मॉल आर का रेशियो साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना भाई। आप बताओ, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, ठीक है, ये वाली लाइन अगर मिला दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये वाली लाइन यहाँ से मिला दूं, बताओ अगर ये 2 है तो बताओ बेटा ये भी तो 2 होगा मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है भाई, ये 2 है, ये वर्ग की भुजा, तो ये भी तो 2 होगा ना। तो हमने देखा कि जो इन सर्कल बन रहा है उसका ये तो डायामीटर बन गया, और डायामीटर 2a आ गया। अगर डायामीटर 2a आ गया तो इन रेडियस कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि जो रेडियस होती है वो डायमीटर का आधा होती है। तो भाई ये जो अंदर सर्कल बन रहा है ये इसके रिस्पेक्ट में भाई ये सेंटर से लाइन गुजर रही, तो ये व्यास का काम करेगा ना, डायमीटर काम करेगा। अगर डायमीटर बेटा 2 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए अगली बात करते हैं। आप बताओ अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, अगर मैं ऐसे मिला दूं इसको ना, ठीक है, तो आप बताओ ये 2a है, ये क्या है 2a है, और ये भी क्या है 2a है ना, ये 2a है और ये भी 2a है। तो बताओ ये नहीं निकाल लोगे क्या, तुम निकाल लोगे ना, कैसे, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो बताओ 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर जोड़ोगे 8a स्क्वायर आएगा, और 8a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 2√2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला सर्कल बन रहा है इसका डायमीटर क्या आ गया, 2√2a आ गया। अगर 2√2a आ गया तो आप खुद बताओ इसका ये डायमीटर 2√2a आ गया तो रेडियस क्या होगी, √2a होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, √2, क्योंकि आधी हो जाएगी ना, 2√2a का आधा बोले तो √2a हो जाएगा ना। ठीक है, अब बताओ a से कैंसिल आउट हो गया तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या आ गया, √2:1 आ गया। तो देखिए आप खुद देखिए, कैपिटल और स्मॉल आर का जो रेशियो है, क्या यहाँ पे आपको कहीं a दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी वर्ग के अंदर, किसी वर्ग में जो सरकम रेडियस है इन रेडियस का रेशियो तो वर्ग की भुजा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही चीज तो मैंने बताई। अच्छा, मान लो मैं आपसे कहूं सरकम सर्कल का एरिया ना, और इन सर्कल के एरिया की अगर मान लो मैं बात करूं, इन सर्कल के एरिया की बात करूं, सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया की बात करूं, तो आपको पता एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई से पाई कट गया,
कैपिटल आर की वैल्यू √2, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपसे ये बात एकदम दिमाग में रख लो, कभी भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसी वर्ग के सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होगा, √2/1 होगा, ये दिमाग में एकदम रख लो, ठीक है। और अगर पूछा जाए एरिया का रेशियो क्या होगा, तो 2/1 होगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि वो साइड के ऊपर डिपेंड करता नहीं। यहाँ पे साइड कुछ भी दी, यहाँ 10 दियो, 15 दियो, 20 दियो, 25 दियो, कोई भी साइड दियो, उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो हमेशा क्या आएगा, अगर कैपिटल आर का स्मॉल आर से रेशियो पूछेगा √2/1 आएगा, सर एरिया का रेशियो पूछेगा तो 2/1 आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात मैं इसको आपको थोड़ा सा और भी करके दिखा दे रहा हूँ, तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक वर्ग की भुजा या साइड, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा? बताओ, कौन नहीं बता लेगा? अभी अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल आर का रेशियो अभी अभी नहीं पढ़ाया था यार, ठीक है। जो स्मॉल आर होता है वो क्या होता है, स्मॉल ए होता है, नहीं होता है, ठीक है। और जो कैपिटल आर होता है वो क्या होता है, √2a होता है, यही तो होता है। और जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 है, और बटे भी 10 कर लो, 10 से 10 कट गया, √2/, देखो वही चीज आ गई कि नहीं आ गई? यही चीज तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, कि अगर वर्ग की भुजा है उसमें कैपिटल और स्मॉल आर का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो गारंटी है कि कैपिटल और स्मॉल आर का रेशियो √2/1 आएगा, और एरिया का रेशियो क्या आएगा, 2/1 आ जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। ज्यादा कुछ समझाने की तो जरूरत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीजें बेटा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जब मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ाऊंगा, क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीजें वहां पे भी एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा उस समय। चलिए एक क्वेश्चन लिख लो, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग ABCD, एक वर्ग ABCD के विकर्ण, एक वर्ग ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। X CD पर एक बिंदु है, X CD पर एक बिंदु है कि DO बराबर DX, तो एंगल DOX अपॉन एंगल XOC का रेशियो क्या होगा? एंगल DOX अपॉन एंगल XOC का रेशियो क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है एक वर्ग ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, X CD पर एक बिंदु है कि DO बराबर DX, तो एंगल DOX और एंगल XOC का मान क्या होगा? ठीक है, आइए देखते हैं इसका सल्यूशन। बहुत ही आसान है, बस नजरें आप सामने रखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे रहो, ठीक है। चलिए ये हमारा एक वर्ग बन गया, इसका नाम है ABCD। इस वर्ग का नाम क्या है बेटा? ABCD है। कह रहा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। ये देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर भाई काट भी रहे हैं, ठीक है। कह रहा X CD पर एक बिंदु है, X CD पर एक बिंदु हमने ले लिया, ठीक है। ये देखो CD पर एक बिंदु X ले लिया, और इस तरह से लिया कि DO बराबर DX, ये जो DO है वो DX के क्या है, बराबर है, ठीक है। मैंने X इसीलिए उधर लिया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे आपको दिखे भी कि भाई कि DO DX के बराबर, क्योंकि यहाँ ले लेते तब आप कहते हैं अरे कहाँ बराबर दिख रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने X थोड़ा सा उधर ले लिया, ठीक है। DO बराबर DX, तो कह रहा है एंगल DOX का मतलब O को X से मिलाना पड़ेगा, मतलब 20 वाले एंगल, ठीक है। DOX और XOC मतलब ये वाला, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? DOX और XOC का रेशियो क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। आप खुद बताओ, जो स्क्वायर होता है बेटा, जो वर्ग होता है वो यहाँ 90 डिग्री बनाता है, और मैंने अभी ही बताया था कि स्क्वायर में विकर्ण क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं वर्टेक्स एंगल को। तो ये भाई 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, क्योंकि पूरा 90 हो तो आधा कितना 45 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ कि ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है मतलब इसके सामने ये वाला कोण, इसके सामने ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर हो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो ये 45 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है तो 180 में से 45 पहले घटा लो। अगर 180 में से 45 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, इधर 135 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 135 है वो तो इन दोनों का सम आया है ना, अगर मुझे इंडिविजुअल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 135 का आधा कर दूंगा, 135 का आधा करो कितना आएगा, 67.5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला भी एंगल बेटा 67.5 हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल 67.5 हो जाएगा। क्लियर है क्या मैंने बोला, क्या ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने बस आपसे यही बोला कि एक वर्ग ABCD था, XCD पर एक बिंदु था कि DO बराबर DX था। मैंने कहा था कि जो वर्टेक्स एंगल होता है स्क्वायर में वो डायगोनल उसको बाइसेक्ट करता है, तो बताओ पूरा 90 हो तो 45 होगा, और ये वाली भुजा ये वाली भुजा आपस बराबर है, तो इसके सामने ये वाला कोण इसके सामने ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से पहले 45 घटा लो, कितना बचा, 135 बचा, लेकिन 135 तो इन दोनों का सम होगा, तो 135 का आधा कर दो तो कितना आ गया 67.5, तो ये भी 67.5, ये भी 67.5 हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा अगर बेटा ये 67.5 हो गया, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, और मुझे एंगल XOC चाहिए सपोज दैट, क्योंकि देखो एंगल DUX तो मेरे सामने निकल आया, एंगल DUX का मान कितना आ गया 67.5 हो गया ना। लेकिन अगर मान लो मुझे एंगल XOC चाहिए, तो आप बताओ कि जो जहाँ पे जो स्क्वायर में जहाँ डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 डिग्री पे काटते हैं ना, कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये पूरा एंगल बताओ 90 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मुझे एंगल XOC का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 90 में से 67.5 माइनस कर दूंगा, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा 22.5 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल XOC का मान क्या हो गया 22.5 हो गया। तो आप बताओ ये 67.5 है, ये 22.5 है, तो आंसर क्या आ गया 3:1 आ गया। क्लियर है, तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। लेकिन ये सारे आसान क्वेश्चन आपको आसान तभी लग सकते हैं जबकि आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता हो, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो ये सारे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा, उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप फंस जाते हैं, लेकिन एक बार मैं बता दूंगा तो फिर आपको अच्छा लगेगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा या साइड, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, BC टेंजेंट है। बेटा टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, ठीक है। BC क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब बेटा होता है स्पर्श रेखा, BC टेंजेंट है। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, BC टेंजेंट है, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं ना, ये बना लिया, ठीक। और BC को बना देते हैं टेंजेंट, क्योंकि अगर मैं पहले स्क्वायर बनाया था फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। BC को मैंने बना दिया टेंजेंट, ये देख रहे हो कुछ ऐसा फिगर, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है, ठीक है। ऐसा फिगर बनेगा।
भाई ABCD देखो एक वर्ग है और कह रहा है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये सारी भुजाएं कितने कितने की हैं, 10-10 सेंटीमीटर की हैं। कह रहा BC टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब यही होता है एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को क्या करे, टच करे। जैसे BC जो है आप देख रहे हो इस सर्कल को टच करी तो BC किसका काम करेगी मेरे भाई, टेंजेंट का काम करेगी। ठीक है, अब समझ गए ना कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट का मतलब यही होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को क्या करे, टच करे। ठीक है, तो कह रहा सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस मतलब ये जो वृत्त बन रहा है इसकी रेडियस क्या होगी। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर सर्कल की रेडियस की ये बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, क्योंकि भाई रेडियस कहाँ से नापी जाती, सेंटर से नापी जाती। तो हमने मान लिया कि ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर ये सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो बताओ ये सर्कल की रेडियस होगी कि नहीं होगी, बोलो भाई, क्लियर है सबको। ठीक है, ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हो, यहाँ अगर मैं कहूँ ये भी क्या होगी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से इसको मिलाने रेडियस ही कहलाएगी ना। अच्छा बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 10 होगी कि नहीं होगी, बोलो, नहीं समझे क्या। ठीक है भाई, ये अगर 10 है तो भाई ये भी तो 10 होगा ना। तो बताओ ये 10 है, ये R है, तो गारंटी ये क्या होगा, ये 10 माइनस R होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये क्या होगा, 10 माइनस R। ठीक है, उसके अलावा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि वृत्त के केंद्र से, भाई ये एक तरह से AD जीवा का ही तो काम कर रहा है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये पूरा 10 है तो ये क्या होगा बेटा, 5 होगा। क्लियर है, बस कहानी खत्म हो चुकी है। जो मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक सर्कल मैंने बनाया, ये बना लिया BC, जहाँ टेंजेंट है BC भी 10 है, AB भी 10 है, CD भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे सर्कल की रेडियस चाहिए तो भाई रेडियस के लिए पहले सेंटर की जरूरत पड़ेगी ना। आज के बाद से अपने दिमाग में रख लो कि कभी भी किसी क्वेश्चन में रेडियस किसी की पूछी है तो इसका मतलब पहले सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये सर्कल का क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर को अगर ये यहाँ सर्कल से ये टच कराओगे तो भाई रेडियस ही तो होगी ना, और ये भी रेडियस होगा। बताओ ये 10 है तो ये पूरा भी 10 होगा, अगर ये 10 है, ये R है तो ये 10 माइनस R होगा। और मैंने अभी अभी आपको ये बताया, प्रॉपर्टी में जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा, लेकिन अभी सुन लो क्या, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, मतलब ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। अब बस अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया, ABCD इसको E ले लो ना, इसको O ले लो। तो आप देखो ट्रायंगल OAE में, ट्रायंगल OAE में, ट्रायंगल OAE मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अगर ट्रायंगल OAE राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो बताओ मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ क्या। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस R का होल स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, तो R का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 10 माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, मतलब बोले तो 20R होगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो 20R इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 में 25 जोड़ो 125, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, 125/20, और 125/20 का मतलब क्या होगा, 5 से काट लें क्या, इधर 25/4 आ जाएगा, 25/4 का मतलब 4 छंग 24, 1 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 6.25 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सर्कल की रेडियस आ गई कितनी आ गई, 6.25। और इस क्वेश्चन को करने का बेटा ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को खत्म कर देना होगा और फिर बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी। कोई मैं इतनी बड़ी बातें आपसे नहीं कर रहा हूं जो कि आपको समझ में ना आए ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर आप उतनी बात भी अपने दिमाग में रखते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप जिस भी एग्जाम में देने जाओगे एग्जाम, आपका क्वेश्चन गारंटी है हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि CHSL का एग्जाम हो रहा है, तो CHSL में बच्चों का जब फोन आता है तो बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन देख देख के हो जा रहा है, मतलब इतने आसान क्वेश्चन CHSL में मैथ्स के आ रहे हैं कि मतलब कि जो रफ पन्ना मिल रहा है
वो आप घर उठा ला रहे हो, क्योंकि वो उसमें कुछ लिख ही नहीं रहे हो, खाली पन्ना छूट जा रहा है, घर उठा ला रहे हो खाली पन्ना, तो उसमें अपना आराम से घर आके नोट्स बना लो ना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख देख के अगर कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। ABCD 4 है क्या, चलो कोई जो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है या स्क्वायर है, इसके बाहर ABCD एक वर्ग है, इसके बाहर BCE एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो भाई, बराबर हो। इसके बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल DEC का मान क्या होगा, कोण DEC का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक वर्ग है, इसके बाहर BCE एक समबाहु त्रिभुज है, तो कोण DEC का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए ABCD क्या है बेटा, एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है ना, ABCD एक वर्ग बन गया, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसके अंदर BC एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर BC एक समबाहु त्रिभुज है। कुछ मामला गड़बड़ हो गया लग रहा है, ऐसा कहते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाहर BC एक समबाहु, अगर तुम यहाँ भी ले लेते तब भी कोई दिक्कत ना हो, तो समबाहु त्रिभुज नीचे आ जाता, तो नीचे आपको फिगर दिख ना पाता, इसलिए मैंने साइड में ले लिया जैसे आपको फिगर दिख पाए, ठीक है। तुम कहीं भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ABCD एक वर्ग है, इसके बाहर BC एक समबाहु त्रिभुज, देखो BC तो साइड दिख ही रही है, E और दिखाना, तो ये देखो बन गया, देख रहे हो, नहीं समझे क्या, और गड़बड़ बन गया, ये दिख रहा है सबको। इसके बाहर देखो BCE एक समबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है। अच्छा बेटा ये बताओ समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, समबाहु त्रिभुज खासियत ये होती है कि इसका हर एक भुजा भी बराबर होता है और हर एक कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कह रहा है एंगल DEC का मान क्या होगा, DEC बोले तो DEC इसको मिलाना पड़ेगा, DEC इस वाले एंगल का मान भी हमसे पूछा गया है ना, इस वाले एंगल का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है सबको, नहीं समझे फिर से समझ लो। कह रहा है ABCD एक वर्ग है, इसके बाहर BC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज खासियत सारे एंगल 60 डिग्री, सारी भुजाएं भी आपस क्या होती बराबर होती हैं, तो एंगल DEC का मान क्या होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ वर्ग में भी तो सारी भुजाएं आपस में बराबर होती मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। अगर वर्ग में भी सारी भुजा बराबर होती है, इसका मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है, और ये जो वर्ग की ये वाली भुजा, ये तो भाई ये जो वर्ग की ये वाली भुजा ये तो कॉमन है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज में जितनी भुजाएं आपको दिख रही हो, वर्ग में जितनी भुजाएं, वो सब आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि जो BC है वो वर्ग की भी भुजा है और समबाहु त्रिभुज की भी भुजा है, तो अगर मतलब BC अगर इसके बराबर है तो BC भाई इसके बराबर तो हो जाएगा ना, क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा अब अगली बात देखो मेरे भाई, एक बात बताओ कि यहाँ वर्ग में यहाँ पे जहाँ पे वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है, कहानी खत्म हो चुकी है। आप DEC की बात करनी है ना, एंगल कौन सा निकालना है, DEC निकालना है, कौन सा निकालना है, DEC निकालना है, कि नहीं निकालना है। अगर एंगल DEC निकालना है, मतलब DEC का मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है, तो आप बताओ ये DEC एक तरह का त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो क्या करो 180 में से पहले ये 90 और 60, 90 60 बोले तो 150, 180 में से 150 घटा लो कि बचा कितना, 30 बचा, ठीक है भाई। 180 में से 90 + 60 बोले तो 150 घटा लो तो बचा कितना, 30 बचा। लेकिन जो 30 बचा है वो इसका और इसका योगफल है, क्यों, क्योंकि आप बताओ ये वाली भुजा बराबर है, अगर ये वाली भुजा इस वाली भुजा बराबर है, इसका मतलब इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा,
बराबर होगा तो कुछ ना करो, जो 30 आया 30 का आधा कर दो, 30 का आधा क्या आ गया 15 आ गया, इसका मतलब एंगल डी इसी का मान क्या आ गया 15 डिग्री आ गया। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हम लोग ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ किए। उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल भी हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।